आप लोग के लिए वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं, तो जल्दी से आप लोग देरी मत कीजिए। चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम ही बहुत कम बचा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2024 के आप लोग के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, तो शुभ काम में देरी नहीं करते, चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें टोटली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटली क्वेश्चन मिलेगा, और इसका PDF आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी हम देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। तो लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 1 से कि निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय क्या है? मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? कीमत में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन, या इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये होगा कीमत में परिवर्तन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मांग की लोच की माप निम्नलिखित में किस विधि से की जाती है? कुल व्यय विधि, प्रतिशत अनुपातिक विधि, या बिंदु विधि, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सही टिक आउट किया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है? उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को जो है व्यक्त करता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर मेरा 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन है? निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन नहीं है तो भूमि क्या बकलोल है? इससे पहले तुम लोग इसका क्वेश्चन से कराए हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी, ना कि ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? साधनों की सीमितता, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, ए बी दोनों, ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जल्दी जल्दी हमको देखना और जल्दी जल्दी आप लोग को याद भी करना है, क्योंकि वो वायरल क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से। दीर्घकाल से, अल्पकाल से, या अति दीर्घकाल से। तो ये होगा अल्पकाल से। क्या होगा इसका राइट आंसर? अल्पकाल से। सी इज द राइट आंसर, ना कि ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत है। ए इज द राइट आंसर, सही टिक आउट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते? स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी जो टिक है, ये सही टिक किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर स्थिर रहता है, बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है या घटता बढ़ता रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नहीं होगा, ये बी होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो आपका जो होगा ना, देखिए इकोनॉमिक्स में पहले ही बताया, अगर डी रहे ऑप्शन तो वो डी ही आप लोग टिक कीजिए, क्योंकि डी का सही होने का 90% चांसेस रहता है। डी का सही होने का 90% चांसेस रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमको जल्दी जल्दी देखना है। क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, ए बी दोनों, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूंजीगत व्यय। क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यय इज द राइट आंसर। ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है? राजस्व, पूंजीगत, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना राजस्व भी होगा और ये भी हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वो कहलाते। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वो क्या कहलाते? राजस्व, पूंजीगत व्यय, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर आप लोग का यही होगा, राजस्व ही होगा। जो टिक किए हुआ ना, हमको विश्वास नहीं है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। आप लोग को एकदम सही एकदम 100% एकदम सही आंसर आप लोग को बतलाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जो हम आंसर टिक करेंगे एकदम
एकदम 100% चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? ब्याज भुगतान, मकान का क्रय, मशीनरी व्यय या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, ब्याज का भुगतान, ना कि इनमें से सभी। क्या होगा? ब्याज का भुगतान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। आयकर का लाभ प्राप्त होता है। आयकर का जो लाभ होता है इनकम टैक्स का, वो किसको प्रकार? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या केंद्र और राज्य सरकार, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से तो कोई तो होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से दोष है? स्थिर विनिमय दर का दोष पूछ रहा है, तो इसका दोष जो होगा ये सभी दोष होगा। क्या होगा? ये सभी, ये भी है, ये भी है, और इसका ये राइट, डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था? स्थिर विनिमय दर, अधिकृत विनिमय दर, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, स्थिर विनिमय दर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती? दृश्य, अदृश्य, पूंजी अंतरण, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मद है? चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मद है? सेम क्वेश्चन कर दिया क्या? चालू खाते की इनमें से कोई भुगतान से कौन सी मदें शामिल है? ऑप्शन सेम है, ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। चालू खाते के निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं? दृश्य मदें, पर्यटकों का खर्च, या दृश्य को मदद, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी ही होगा, राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं कि किस बाजार में फर्म का मांग वक्र लोचदार होता है? किसमें लो? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं? एकाधिकार बाजार उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रक्रिया, या बाजार प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग के लिए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक एक क्रेता होता है उसको क्या बोलते हैं? एकाधिकार, मोनोपोली, या द्वैधाधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बिना पढ़े भी आप इसका आंसर बता सकते हैं, मोनोपोसोनी बोलते हैं। क्या होगा इसका? क्या होगा आपका? मोनोपोसोनी। चलिए बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा। विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता की, केवल अल्पाधिकारी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इसको लिखते जाइए। समरूप उत्पाद विशेषता है, समरूप उत्पाद विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता, केवल पूर्ण अल्पाधिकार, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, ए होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए होगा, ए इज द राइट आंसर, ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम कि एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को दिया। एकाधिकार जो प्रतियोगिता का धारणा है ना, ये कौन दिया था? एकाधिकार प्रतियोगिता धारणा चैम्बरलिन दिया था। कौन दिया था? चैम्बरलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, ये पूर्णतः लोचदार में, तो पूर्णतः बेलोचदार में। किस में होगी? पूर्णतः बेलोचदार में। बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बीच का क्वेश्चन खा गया। चलिए चलो क्वेश्चन 28 है। बाजार मूल्य संबंधित होता है। बाजार मूल्य जो है वो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? अति अल्पकालीन मूल्य से, सामान्य मूल्य से, अस्थायी मूल्य से, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति अल्पकालीन मूल्य से। किससे होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट, अति अल्पकालीन मूल्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, या एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता में? तो इसका क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता में। इसका भी क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में किसका सामना करना पड़ता है? तो इसका भी सामना, इसका भी सामना, इसका भी सामना। तो इसका ये हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा। किन्स के अनुसार, किसके अनुसार? किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर कहाँ स्थापित होता है? बतलाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सी होगा राइट आंसर, ना कि बी होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा सत्य है? इसमें से आपको पूछ रहा है सत्य असत्य पूछ रहा है, तो सत्य ये सी ही होगा। इसका सत्य क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किन्स के बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में किस बिंदु पर होगा?
किस बिंदु पर होगा, तो ये जो होगा ना सी आई आई इक्वल टू एस होगा, ठीक है, ना कि इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ये किस पर निर्भर है? जल्दी बताइए किस पर निर्भर है? तो ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। किस पे? प्रभावपूर्ण मांग पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गुणांक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये बी सूत्र जो द्वारा इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किन्स के विनियोग गुणक का मूल्य किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, तो सीमांत उपयोगिता की परिवर्ती पर निर्भर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण रोजगार संतुलन या अपूर्ण रोजगार संतुलन, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पूर्ण अपूर्ण रोजगार संतुलन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, स्थिति अंतराल दशाओं में मांग में तेजी वृद्धि होती है, पूर्ति में तेजी वृद्धि, पूर्ति या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं, जल्दी जल्दी करना है, टाइम बहुत कम है। स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से? कौन से? सार्वजनिक व्यय, करों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। चलो 40, न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में कौन से उपाय हैं? राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है यही, यानी कि सी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं, साख मुद्रा का विस्तार होता है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष का अनुपात घटता है, बढ़ता है, या ए भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ना, ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं। 42 छोड़ो, जो गया सो जान, तो अभी जो मिल रहा है उसको जल्दी जल्दी करना, ठीक है, खोजना नहीं है। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से? साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन कौन इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ना, जितना आप देख रहे हैं इनमें से सभी टिक आउट किया हुआ है, इनमें से सभी इसका उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये सभी बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था। क्या बकल कुछ लग टिक कर दिया, 1969 होगा इसका राइट आंसर, 1969 होगा। चलिए किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है? किन्स के अनुसार विनियोग से क्या अभिप्राय था? किन्स के अनुसार विनियोग से वास्तविक विनियोग से अभिप्राय किसका? वास्तविक विनय, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी ही इसका राइट आंसर होगा। निवेश के निर्धारक घटक कौन से? पूंजी कीमत या ब्याज की दर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सी, यानी कि सी, ए बी दोनों होगा, ए बी दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी जल्दी देखना, ए आर प्रदर्शित करता है, ए आर जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, ना कि सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम, एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है, एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है, क्या होता है एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में? इसका क्या होगा? ये होगा, ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का बी होगा। क्या होगा ये इसका? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो इसका सही टिक किया हुआ, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होना आवश्यक है? तो इसका बी और जो सी है ये सही है या गलत है, आप लोग कमेंट करके बतलाओगे। चलिए, फॉर्म की अंतिम संतुलन दशा क्या होगा? फॉर्म की अंतिम संतुलन दशा क्या होगा? तो जो टिक किया हुआ ये नहीं होगा, बी होगा। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देखते हैं, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? पूर्ति के कमी का कारण पूछ रहा है कि पूर्ति का कारण क्या होगा? तो इसका इनमें से सभी कारण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57, पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? पूर्ति जो निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? तो ये जो है ना, ये भी दोनों से जुड़ी, इससे भी जुड़ी रहती है और इससे भी, इससे, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हम देखते हैं, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता बाजार में निश्चित समय तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होते हैं? पूर्ति या पूर्ति की लोच, या मांग की लोच, या मांग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ये सही टिक किया हुआ बी,
यह गलत टिक किए हुआ है, ये गलत ही टिक किए हुआ, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 क्या देखेंगे अब, 58 हो गया, 59 लेट्स बाबू जल्दी आओ। जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी इकाई से कम, इकाई के बराबर या इकाई से अधिक या अनंत तक। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ना इकाई से अधिक, यानी कि सी जो है इसका सही टिकआउट सही है। ई एस माइनस जीरो का अर्थ पूर्ति की लोच है, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, कम लोचदार या इकाई लोचदार। तो इसका राइट आंसर होगा ना पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 देखते हैं। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत आता है, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत आता है इनमें से सभी, डी आयकर भी आएगा, निगम कर, सीमा शुल्क, ये सभी आएगा। चलिए 62 है कि अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है, पूंजीगत वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। तो गजब है, इसका राइट आंसर होना चाहिए मध्यवर्ती, बी सिंपल है, क्या मध्यवर्ती ही ना कहलाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देखते हैं। भुगतान संतुलन में असंतुलन निम्न में से कौन आर्थिक कारण है, कौन इसका आर्थिक कारण है। तो ये भी नहीं होगा, राजनीतिक रिश्ता भी नहीं, तो व्यापार चक्र इसका कारण बनता है, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो सी होगा, प्रतिस्थापना नियम, प्रतिस्थापना नियम। चलो माइक्रोशब्द निम्न में से कौन सी भाषा, इतना इंपॉर्टेंट है ना, वीडियो जल्दी से देखो उसको, ठीक है ना। माइक्रोशब्द निम्न में से कौन सी भाषा है, अंग्रेजी, किसका, अंग्रेजी, 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 अंग्रेजी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था, तो मार्शल था। तो 66 राइट आंसर ही ना होगा, नहीं नहीं, सबसे पहले माइक्रो से रैगनर फ्रिशर था, इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ाए होंगे, रैगनर फ्रिश होगा, कौन होगा, रैगनर फ्रिश इज द राइट आंसर, हमको भी कंफ्यूज कर देता कभी कभी। चलिए निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, सभी जानते हो अच्छे से, इसको हमको समझाने बतलाने का जरूरत नहीं है। किसमें, ये मिश्रित में, ना कि पूंजीवादी समाजवादी, इनमें से सी इज द राइट आंसर। क्लास 9 10 में अच्छे से पढ़ा हूँ। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत मार्शल नहीं, हिक्स दिया था, कौन दिया था, हिक्स एवं एलन दिया था, कौन दिया था, हिक्स एवं एलन। चलिए तटस्थता वक्र का तटस्थ वक्र का झुकाव दिखता है, कीमत अनुपात, घटता अनुपात, घटता प्रतिस्थापना या सीमांत उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर होगा घटता हुआ, घटता हुआ, क्या होगा, घटता हुआ। चलिए मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है, मांग वक्र का ढाल सामान्यतः वाई अक्ष के समानांतर बाएं से दाएं के ऊपर, इसको हम इससे पहले वाला वीडियो में बतला ही होंगे, ये बाएं से दाएं कि नीचे की ओर होगा, बी होगा, न कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है, वस्तु सेवा कर, आर्थिक सहायता, निगम कर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा ना डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ना कि ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, वास्तविक जीएनपी, वास्तविक जीडीपी या मुद्रा जीएनपी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वास्तविक जीएनपी होगा, क्या होगा, वास्तविक जीएनपी होगा। चलिए घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है, घिसावट व्यय किस में सम्मिलित है, जीएनपी में, एमएनपी में, एनएनपी, एनपी से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जीएनपी होगा, अब मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, यानी कि इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 है मेरा कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी में भूमि है, वन है, खनन है या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र का ये जो इनमें से इन सभी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा, भूमि भी होता है, वन भी होता है, खनन भी होता है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 75, राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, दोहरी करना कहलाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी जो है इसका सही टिक आउट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 क्या है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर निम्नलिखित कौन सी सेवा सम्मिलित है, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा पूछ रहा है, तो विनिर्माण की सेवा सम्मिलित है, ये व्यापार, बैंकिंग वगैरह सब विनिर्माण। चलिए 77, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना निम्नलिखित में
किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसको पुरानी वस्तुओं को शामिल, इसको मध्यवर्ती, ये दोनों को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, वस्तु विनिमय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? दोहरा संयोग, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? इसको भी, किसको शामिल किया गया है? इसको भी किया गया, इसको भी, इसलिए इसका ए भी दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है मेरा, मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है, मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है, तो कमेंट करके बतलाना क्या होगा राइट आंसर। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है वो किधर गिरता है? ये भी नहीं होगा, ये तो ये ऊपर ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से ऐसे गिरता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 82 है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो ये पूंजीवादी, बी इज द राइट आंसर। समाजवादी में नहीं, मिश्रित में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, पूंजीवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ये सही है एकदम। बहुत अच्छे से वीडियो, जल्दी आई बटन पे जाओ और जल्दी से वीडियो ठोक के उसको देखो, उसमें सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 84 देखते हैं, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया था? सीमित साधन एवं असीमित साधनों का विचार किसने दिया था? तो ये भी नहीं होगा, इसका बी भी नहीं होगा, सी रॉबिन्सन दिया था। कौन दिया? रॉबिन्स दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 85, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है? तो इनमें से सभी है, इनमें से सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? बतलाइए मूल प्रतिपादक कौन थे? तो गोसन साहब थे। कौन थे? गोसन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक कौन थे? सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका गोसन थे, इससे पहले हो चुका है क्वेश्चन। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आप लोग कमेंट करके ही बतलाओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता में क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है, क्या हो जाती है? तो कमेंट कर दो, ठीक है। मूल्य में वृद्धि में विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती, घट जाती, स्थिर रहती या अस्थिर हो जाती है, तो ये बढ़ जाती है, क्या हो जाता है? बढ़ जाती है, यानी कि इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, बहुत 100 के बहुत करीब आ गए हम। वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की ये वो दिस दैट हो, वस्तु की मांग पूर्ति बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर होगा, क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाते, पूंजी हास, पूंजी लाभ, क्या पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है? पूंजी हास, पूंजी लाभ, पूंजी निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पूंजी निर्माण। क्या होगा? पूंजी निर्माण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का आप सभी जानते हैं समष्टि में होगा, व्यष्टि। सामान्य कीमत का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर समष्टि में सामान्य कीमत का अध्ययन, ये नहीं होगा, सॉरी, इसका होगा बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी। बी क्या होगा इसका राइट आंसर? बी। चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में जो ध्यान किस पर नहीं दिया जाता है? तो जूट उद्योग पर। किस पर नहीं दिया जाता है? जूट उद्योग पर, जूट उद्योग पर। डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 95, समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता? सरकार, आर्थिक नीति, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 96, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि। अयो माय फेवरेट चीज, अबे इनमें से सभी, हाँ यार, लघु उद्योग, इनमें से सभी आ जाएगा, इनमें से सभी, ये भी, ये भी, ये भी। चलो 97, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है? तो पूंजी जो है प्रवाह नहीं है। चलो क्वेश्चन 98, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय असंतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सा शर्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये शर्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99,
तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? कौन शामिल है? तो इसमें आपका इनमें से सभी, परिवार भी शामिल है, फर्म भी, सरकार भी, ये तीनों तीन क्षेत्रीय मॉडल। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? उपभोग, निवेश, आय, इनमें से सभी। चलो थोड़ा अपने मुंह को राहत देते हैं। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर जल्दी जल्दी मिल जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए, और इसका जल्दी से अपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए जल्दी से कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए।